तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 में स्वागत है। आज है पॉलिटी की टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 12। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम इसकी सेपरेट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा देते हैं हिंदी और इंग्लिश में। इसके अलावा डेली हमारी टेस्ट सीरीज होती है शाम को 3 बजे, आपको अपडेट मिल जाएगा। तो ये टेस्ट नंबर 3 है, 3 का आज पार्ट 3 है और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 41 से 60 सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको अपडेट सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, नोटिफिकेशन सभी ऑन कीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर आपको टेस्ट पसंद आ रहा हो तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों पर पहुँचाइए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं या फिर स्टडी IAS नाम से सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको और बता दें कि करंट अफेयर की सीरीज चल रही है जिसमें पॉलिटी की 1 साल की करंट अफेयर जो है कंप्लीट हो चुकी है। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की करंट अफेयर चल रही है। इसके बाद ऐसे ही सारे सब्जेक्ट की करंट अफेयर की सीरीज आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए टाइम बिना बर्बाद किए हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, लगभग 72 डेज बचे ही हैं यूपीएससी प्रीलिम्स को। तो आज के क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। 41 में क्या पूछा है। इसमें पूछा है स्थगन प्रस्ताव सदन का सत्र समाप्त करता है। ऑप्शन 2, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है। ऑप्शन 2, सत्रावसान एक बैठक के सदन के एक सत्र को भी समाप्त करता है। चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति सदन के स्थगन के लिए अधिसूचना जारी करते हैं। कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों अगर बात करें स्थगन प्रस्ताव की यानी एडजॉर्नमेंट की, एडजॉर्नमेंट मोशन जो होता है सदन का सत्र समाप्त नहीं करता है, केवल एक विशिष्ट समय के लिए सदन की बैठक में काम निलंबित करता है, जो घंटे हो सकते हैं, दिन हो सकता है, सप्ताह हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। दूसरी ओर अगर अनिश्चित काल के लिए स्थगन की बात की जाए तो एक यह असीमित समय के लिए सदन की बैठक को समाप्त करता है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन 1 जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी सदन का सत्र समाप्त नहीं करता, बस एक टाइम पीरियड के लिए जो है समाप्त किया जाता है, सदन का बैठक को रोक किया निलंबित कर दी जाती है। ऑप्शन 2 की बात करें तो 2 सत्रों के बीच आपको पता होगा अधिकतम अंतर 6 महीने के ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में दोस्तों बात करें कि जो संसद की बैठक वर्ष में 2 बार होती है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 की बात करें तो सत्रावसान न केवल एक बैठक बल्कि सदन के एक सत्र को भी समाप्त करता है। पीठासीन अधिकारी यानी अगर बात करें लोकसभा के अध्यक्ष की तो सत्र का कामकाज पूरा होने पर सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा करते हैं। अगले कुछ दिनों के भीतर राष्ट्रपति सत्रावसान के लिए अधिसूचना जारी करते हैं। राष्ट्रपति सत्र के दौरान सदन का सत्रावसान भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे तीसरा ऑप्शन भी सही है। चौथे ऑप्शन की बात करें तो चौथा ऑप्शन जो है गलत है, यानी अगर बात करें जो स्थगन होता है, स्थगन प्रस्ताव जो है वो पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष की बात करें या फिर जो है जो अधिकारी होता है, पीठासीन अधिकारी होता है, वो जारी करता है, राष्ट्रपति जारी नहीं करता। ठीक है, इसमें जो है इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 2 और 3 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा है। लोकसभा के विघटन के पर पारित विधेयकों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है इसमें सही है। अगर बात करें ऑप्शन 1 की तो राज्यसभा में लंबित और लोकसभा द्वारा पारित विधेयक व्यापकगत नहीं होता यानी लैप्स नहीं होता। ऑप्शन 2 की बात दोनों सदनों द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटाया गया विधेयक लैप्स नहीं होता यानी व्यापकगत नहीं होता। ऑप्शन 3 कोई विधेयक तब लैप्स होता है नहीं होता जब वह लोकसभा में लंबित हो और उसे राज्यसभा द्वारा जो है प्रेषित किया जाता हो। ऑप्शन 4 राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया विधेयक व्याप्तगत हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है लोकसभा के विघटन पर अगर पारित विधेयकों के संदर्भ में। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो राज्यसभा में कोई भी विधेयक अगर लंबित है और लोकसभा द्वारा उसे पारित विधेयक जो है तो वो क्या होता है लैप्स हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें दोनों सदनों द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए सदनों पर लौटाया गया विधेयक व्याप्तगत नहीं होता। ठीक है, तो ये बात तो सही है। ऑप्शन 3 की बात करें लोकसभा में लंबित एक विधेयक व्याप्तगत हो जाता है
चाहे वह लोकसभा में उत्पन्न हो या राज्यसभा द्वारा प्रेषित हो। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है गलत है। ऑप्शन 4 की बात करें, दोनों सदनों द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति सहमत के लिए लंबित विधेयक व्याप्तगत नहीं होता। ठीक है, तो ये भी गलत है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कथन जो है सही है, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछा है, कोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए दिया गया, कोरम सदन में कार्य करने के से पहले उपस्थित सदस्यों की अधिकतम संख्या है। ऑप्शन बी, पीठासीन अधिकारी को कोरम के अभाव में सदन स्थगित करना पड़ता है या बैठक स्थगित करनी पड़ती है। ऑप्शन सी, लोकसभा में कम से कम 170 सदस्यों और राज्यसभा में 90 सदस्यों को कार्य करने के लिए उपस्थित होना चाहिए। ऑप्शन डी, कोरम में पीठासीन अधिकारी सहित प्रत्येक सदन को 2/3 सदस्य होते हैं। तो आपको बताना है कोरम के संदर्भ में इसमें क्या सही है। अगर बात करें ऑप्शन ए की दोस्तों, तो गणपूर्ति यानी कोरम किसी भी कार्य को करने से पहले सदन में उपस्थित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या को क्या कहते हैं, गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। तो इस प्रकार जो है ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी की बात करें, यदि बैठक के दौरान सदन में कोरम या गणपूर्ति नहीं होती है तो यह पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य होता है कि वह सदन को स्थगित कर दे या सदन की बैठक को कोरम पूरा होने तक स्थगित कर दे। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ये बात सही है, ये सही हो गया। तो इसमें सी और डी ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी सी की बात करें तो किसी कार्य को संचालन के लिए लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य, राज्यसभा में 25 सदस्यों की उपस्थित होनी चाहिए। चूंकि कोरम प्रत्येक सदन की कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन डी की बात करें क्यों गलत है, कि यह पीठासीन अधिकारी सहित प्रत्येक सदन में सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा होना चाहिए। इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पूछा है, 44 में पूछा लोकसभा में मतदान के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन एक, सदन के सदस्य पहली बार मतदान पर पूछे गए प्रश्न के निर्णय पर अध्यक्ष की राय को चुनौती नहीं दे सकते हैं। ऑप्शन 2, अध्यक्ष के निर्णय पर पहली बार चुनौती देने पर प्रश्न 3 मिनट और 30 सेकंड के अंतराल के बाद फिर से पेश किया जा सकता है। कौन सा कथन सही है। तो अगर बात करें, सदन के सदस्य किसी प्रश्न के निर्णय पर अध्यक्ष की राय को चुनौती दे सकते हैं और अध्यक्ष यह आदेश देगा कि लॉबी को खाली कर दिया जाए। ठीक है, यानी चुनौती दे सकते हैं। इस प्रकार जो है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 की बात करें तो अध्यक्ष के निर्णय पर चुनौती देने से पहले दृष्टांत पर 3 मिनट और 30 सेकंड के बीच जाने के बाद प्रश्न को फिर से लाया जाता है। यदि अध्यक्ष के निर्णय को फिर से चुनौती दी जाती है तो वह निर्देश देता है कि वोट या तो स्वचालित वोटर रिकॉर्ड द्वारा हाँ या ना में हो, कोई पर्ची का उपयोग करके लॉबी में जाने वाले सदस्यों द्वारा दर्ज कराए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी जो है सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है ऑप्शन बी सही है। ठीक है, एक सेकंड मैं इसको सही कर देता हूँ, ऑप्शन बी इसमें सही है। अब बात करें इसमें क्वेश्चन नंबर 45 या 45 में क्या पूछा है, प्रश्न काल के दौरान यानी क्वेश्चन हावर के दौरान जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, तारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्नों का अनुसरण किया जा सकता है। ऑप्शन 2, 15 दिनों से कम का नोटिस देकर अल्प सूचना प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑप्शन 3, एक अतारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 4, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के दौरान निर्धारित किया गया है। अगर बात करें तारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है, इसलिए अनुपूरक प्रश्नों का अनुसरण किया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 जो है सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, 10 दिन से कम का नोटिस देकर अल्प सूचना प्रश्न पूछा जाता है और इसका मौखिक रूप से जवाब दिया जाता है। तो इस प्रकार अगर इसमें 15 दिनों की बात की गई है तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 3 की बात करें, एक अतारांकित प्रश्न में लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है, इसलिए अनुपूरक प्रश्न का अनुसरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये तीसरा ऑप्शन सही है। चौथे ऑप्शन की बात करें, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है, ये आप जानते ही होंगे। इस दौरान सदस्य सवाल पूछते हैं और मंत्री आमतौर पर जवाब देते हैं। प्रश्न 3 तरह के होते हैं, यानी तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रकार चौथा भी ऑप्शन सही है, यानी इसमें देखेंगे 1, 3 कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें 1, 3, 4 जो है सही है। 1, 3, 4 कहाँ है, ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1, शून्यकाल संसद सदस्यों के पास उपलब्ध एक अनौपचारिक उपकरण है। ऑप्शन 2, आम जनता के
मामलों पर तब तक कोई चर्चा नहीं हो सकती है जब तक कोई प्रस्ताव न दिया जाए। ऑप्शन 3, तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले में मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्थगन प्रस्ताव का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 4, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का उपयोग तत्काल सार्वजनिक महत्व के लिए एक निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इसे स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसमें अगर दोस्तों ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 जो है प्रश्नकाल के विपरीत जो है, जो इसमें प्रक्रिया और नियमों में शून्य काल का उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार संसद के सदस्यों के पास बिना किसी पूर्व सूचना के मामलों को उठाने के लिए उपलब्ध एक अनौपचारिक उपकरण है। ठीक है, तो ये बात जो है सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, सभा पीठासीन अधिकारी की सहमति से पेश किए गए प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करके विभिन्न मुद्दों पर अपने निर्णय या राय व्यक्त करती है। ठीक है, इसलिए हम आम जनता के मामलों को पर तब तक कोई चर्चा नहीं कर सकती है जब तक कि कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया हो। ठीक है, ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 जो है गलत है, यानी जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का उपयोग तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है, ना कि स्थगन प्रस्ताव का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये गलत है। ऑप्शन 4 की बात करें, ऑप्शन 4 भी गलत है। स्थगन प्रस्ताव का उपयोग कहाँ किया जाता है? तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए जाता है। इसे स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता होती है। इसे एक असाधारण युक्ति भी कहा जाता है क्योंकि सदन के सामान्य काज में काम जो कार्य होता है उसमें बाधा डालती है। तो इसमें कुल मिलाकर कौन सा सही है, 1 और 2? तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछा है? इसमें भी स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में पूछा है। ऑप्शन 1, इसमें सार्वजनिक महत्व के एक से अधिक मामले शामिल हो सकते हैं। दूसरा, इसमें सामान्य रूप से भी बनाया जा सकता है ताकि मंत्री मामले को आसानी से समझ सके। ऑप्शन 3, इस प्रस्ताव में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। ऑप्शन 4, न्यायालय के न्यायिक निर्णय के अधीन कोई मामला उठाया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है? इसमें बताना है आपको कौन सा ऑप्शन जो है गलत है। तो इसमें देखेंगे, अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो पहले स्थगन प्रस्ताव के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। स्थगन प्रस्ताव का उपयोग तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है और इसे स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है, लेकिन इस प्रस्ताव पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार देखेंगे, ऑप्शन 1 जो है ये गलत बात है, यानी इसमें एक से सार्वजनिक महत्व के एक से अधिक मामले शामिल नहीं किए जाना चाहिए। इसमें एक ऐसा मामला उठाना चाहिए जो निश्चित तथ्यात्मक और आवश्यक और सार्वजनिक महत्व का हो। ठीक है, अगर इसको एलिमिनेशन मेथड से करना हो, कौन सा ऑप्शन जो है गलत है, तो देखिए ऑप्शन ए बी में जो है 1 नहीं है, तो ये इसको एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन 2, इससे सामान्य रूप से तैयार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसे आम जनता के विशिष्ट मामलों तक ही सीमित किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन 2 भी गलत है। ऑप्शन 3 की बात करें, 3 जो है सही, इसमें विशेषाधिकार का मामला नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, ये बात जो है सही है। चौथे की बात करें तो इसे किसी ऐसे मामले से निपटाना नहीं चाहिए जो न्यायालय के निर्णय के अधीन है। तो ये भी बात जो है, ये भी बात सही है नहीं। इस प्रकार इसमें देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन जो है गलत है, तो 1 और 2 गलत है, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, 48 में क्या पूछा? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, निंदा प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकार किए जाने का कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन 2, अविश्वास प्रस्ताव केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। ऑप्शन 3, विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिए निंदा प्रस्ताव पेश किया जाता है। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 जो है गलत है, यानी निंदा प्रस्ताव को लोकसभा में अपनाने का कारण बताने की जरूरत होती है। ठीक है, अगर दूसरी ओर वहीं अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो उसे अपनाने का कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार जहाँ जहाँ 1 हो उसको एलिमिनेट कर दीजिए। 1 एलिमिनेट कर देंगे, बचा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी जो है सही, यानी एलिमिनेशन मेथड से भी आपको करना जो है जरूरी है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए, 49 में क्या पूछा है? प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, सदन में धन्यवाद प्रस्ताव का पारित ना होना सरकार की हार होती है। ऑप्शन 2, धन्यवाद प्रस्ताव भारत के संसद की एक अनूठी विशेषता है। ऑप्शन 3, अध्यक्ष सदन के नेता के परामर्श से या कार्य मंत्रणा की समिति की सिफारिश पर नो डे एट प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दिन आवंटित करता है।
तो इसमें अगर ऑप्शन ए की बात करें तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, जो अभी चल रहा है सत्र, ठीक है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव नामक एक प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है। चर्चा के अंत में प्रस्ताव पर मतदान रखा जाता है। यदि सदन में प्रस्ताव पारित नहीं होता तो सरकार की हार का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, यानी प्रतीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन एक जो है वो सही। ऑप्शन दो की बात करें, धन्यवाद प्रस्ताव भारत की संसद की एक अनूठी विशेषता नहीं बल्कि अब ब्रिटेन के सिंहासन के भाषण से मेल खाती है। संसद के दोनों सदनों पर चर्चा की जाती है, ठीक है। इस प्रकार ये ऑप्शन दो गलत है। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन जो है सही है। तो इसमें जो है कौन कौन सा सही ये पूछा है, तो इसमें ऑप्शन दो गलत हो जाएगा, एक और तीन जो है सही है, एक और तीन सही है, यानी ऑप्शन बी जो है सही है। यानी नो डे एक्ट प्रस्ताव जो होता है, यह एक प्रस्ताव है जिसे स्पीकर ने स्वीकार किया है, लेकिन इसकी चर्चा के लिए कोई तारीख नहीं तय की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, 50 में क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार की कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक, जब सभा की प्रक्रिया के सामान्य नियमों का पालन नहीं किया जाता तो व्यवस्था का मुद्दा उठाया जाता है। ऑप्शन दो, व्यवस्था का मुद्दा एक ऐसा भी प्रश्न उठा सकता है जो अध्यक्ष के संज्ञान में नहीं है। ऑप्शन तीन, यह सदन की कार्रवाई स्थगित नहीं कर सकता। ऑप्शन चार, व्यवस्था के प्रश्न पर किसी बहस की अनुमति नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सही है। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो सदन की कार्रवाई प्रक्रिया को सामान्य नियमों का पालन नहीं करने पर एक सदस्य व्यवस्था का मुद्दा उठा सकता है। इस प्रकार ऑप्शन एक सही है। ऑप्शन एक जहाँ जहाँ होगा वो ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी इसमें एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन दो की बात करें तो व्यवस्था का मुद्दा एक ऐसा प्रश्न नहीं उठा सकता जो अध्यक्ष के संज्ञान में ना हो और यह सभा के नियमों या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों की व्याख्या या प्रवर्तन से संबंधित होना चाहिए जो सभा के कार्य को विनियमित करते हों। तो इस प्रकार ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, यानी दो जहां हो उसके लिए एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए ऑप्शन सी में दो है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। अब ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन जो है ये भी गलत है, यानी व्यवस्था का मुद्दा सदन की कार्रवाई स्थगित कर सकता है। आमतौर पर सरकार को नियंत्रित करने के लिए विपक्षी सदस्यों द्वारा व्यवस्था का मुद्दा उठाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन तीन भी गलत है। ऑप्शन तीन जहां उसको एलिमिनेट कर दीजिए, यानी बचा एक और चार, एक और चार सही है। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए क्या पूछा है। इसमें लिस्ट दी गई है, यानी कुछ प्रस्ताव के बारे में दी गई है और उसके बारे में मिलान करना है आपको। मूल प्रस्ताव और इसके अलावा सब्स्टिट्यूट मोशन यानी स्थापन प्रस्ताव, सब्सिडरी मोशन यानी सहायक प्रस्ताव, कंगारू क्लोजर के बारे में आपको मिलान करना है। ये 5 विकल्प दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन किससे संबंधित है, ठीक है। इन कोड का उपयोग करके आपको बताना है। अगर विकल्प ए की बात करें यानी ये मूल प्रस्ताव की बात करें तो मूल प्रस्ताव एक स्वनिहित स्वतंत्र प्रस्ताव है जो राष्ट्रपति के महाभियोग या मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने जैसे बहुत महत्वपूर्ण मामले से निपटता है। तो इस प्रकार जो है इसका संबंध जो किससे होगा, 3 से। स्थगन प्रस्ताव की बात करें तो मूल प्रस्ताव के स्थान पर विकल्प प्रस्ताव को लाया जाता है। यदि यह सदन द्वारा स्वीकृत किया जाता है तो यह मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है। इस प्रकार इसका संबंध जो है किससे होगा, 4 से। अब बात करते हैं सहायक प्रस्ताव की। सहायक प्रस्ताव को अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। यह सदन के मूल प्रस्ताव या कार्यवाही के संदर्भ में बिना सदन के निर्णय के नहीं बता सकता है, तो ठीक है। इस प्रकार इसका संबंध किससे है, 1 से। कंगारू प्रस्ताव जो है यह बहस और मतदान के लिए केवल महत्वपूर्ण खंडों के लिए लाया जाता है, बाकी खंडों को छोड़ दिया जाता है, इसे पारित मान लिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार इसका संबंध जो है ऑप्शन बी से है। तो कुल मिलाकर देखेंगे इसमें ऑप्शन सी से इसका जो है सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक, वित्तीय विधेयक वे विधेयक जो राजकोषीय मामलों से निपटते हैं। ऑप्शन दो, सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक है। ऑप्शन तीन, लोकसभा में धन विधेयक प्रेषित किया जा सकता है तो राज्य अध्यक्ष का प्रमाणीकरण आवश्यक है, ठीक है। ऑप्शन एक, वित्तीय बिल यानी फाइनेंस बिल वे बिल होते हैं जो राजस्व या व्यय जैसे वित्तीय मामलों से संबंधित होते हैं। वित्तीय विधेयक धन विधेयक अनुच्छेद 110 में इसका वर्णन किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें वित्तीय विधेयक अनुच्छेद 117, ठीक है। इसके अलावा 117(3) ये हो सकता है।
ठीक है, इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन एक सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक है। ठीक है, सभी धन विधेयक क्या है? वित्तीय विधेयक है, लेकिन सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होते। केवल वे वित्तीय विधेयक धन विधेयक होते हैं जिनमें ऐसे मामले होते हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया हो। तो इस प्रकार ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 की बात करें, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं, उन्हें अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाता है। लोकसभा से राज्यसभा के पास प्रेषित होने पर धन विधेयक को स्पीकर प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन गलत है। तो इस प्रकार इसमें केवल एक जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछा है? 53 में कुछ सूची दी गई है, उसका संबंध मिलान करना है। सही कोड का उपयोग, अनुपूरक अनुदान यानी सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट, एक्सेस ग्रांट और एक्सेप्शनल ग्रांट। जो अभी अगर बजट पर चर्चा हो रही है तो इन सब पे ग्रांट होगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो विनियोग अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा अधिकृत राशि किसी विशेष सेवा के लिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए अपर्याप्त पाई जाती है तो उसे पूरक अनुदान प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसका संबंध जो है सप्लीमेंट्री ग्रांट से उस वर्ष के लिए प्रदान की गई राशि के अपर्याप्त होने पर जो है सप्लीमेंट्री ग्रांट मांगी जाती है। अगर अतिरिक्त अनुदान की बात करें तो तब दिया जाता है जब चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उस वर्ष की बजट में पूरी नहीं की गई किसी नई सेवा के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इसका संबंध किससे है? कुछ नई सेवाओं पर अतिरिक्त व्यय के लिए। ऑप्शन सी की बात करें, यह तब दिया जाता है जब किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा या उस वर्ष बजट में उस सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक राशि खर्च की जाती है तो वित्तीय वर्ष के बाद लोकसभा द्वारा इस पर वोट किया जाता है। तो इसका संबंध जो है दी गई राशि के मुकाबले अधिक धन खर्च होने पर है। एक्सेप्शनल ग्रांट जो है यह एक विशेष उद्देश्य के लिए असाधारण अनुदान दिया जाता है या किसी भी वित्तीय वर्ष की वर्तमान सेवा का हिस्सा नहीं है। तो इसका संबंध ऑप्शन 4 से। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे, अगर बात करें सही सुमेलित कौन सा है, सही सुमेलित ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या पूछा है? भारत के संसाधनों पर अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए प्रत्यानुदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, यानी अनएक्सपेक्टेड डिमांड को पूरा करने के लिए जो है ग्रांट, वोट ऑफ क्रेडिट ग्रांटेड। ठीक है, ऑप्शन 2 अनुपूरक अतिरिक्त असाधारण अनुदान और ऋण के वोट विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा विनियमित होते हैं जो विनियमित बजट के मामले में लागू होते हैं। ऑप्शन 3 टोकन ग्रांट जो होता है तब दिया जाता है जब नई सेवा पर प्रस्तावित व्यय को पूरा करने के लिए धन जो है यानी पुनर्वियोजन द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है। तो इसमें बताना कौन सा कथन सही है। अगर इसमें ऑप्शन 1 की बात करें तो भारत के संसाधनों पर अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए प्रत्यानुदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, जब सेवा के परिमाण या अनिश्चित स्वरूप के कारण आमतौर पर बजट की मांग नहीं की जाती है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन जो है सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 जो है गलत है, यानी अनुपूरक या अतिरिक्त असाधारण या अनुदान प्रत्यानुदान को उसी प्रक्रिया द्वारा विनियमित किया जाता है जो नियमित बजट के मामले में लागू होती है। ऑप्शन 3 की बात करें, यह तब प्रदान किया जाता है जब नई सेवा के प्रस्तावित व्यय को पूरा करने के लिए धन पुनर्वियोजित द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो इस प्रकार यह ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी लोकसभा में मतदान में टोकन राशि 1 रुपये की मांग की जाती है, यदि सहमत मिली तो वह धन उपलब्ध कराया जाता है। तो इस प्रकार इसमें जो है टोकन में 1 रुपये की डिमांड की जाती है। तो इसमें 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। ऑप्शन 1 भारत का संविधान भारत की संसद को असीमित संशोधन का अधिकार देता है। ऑप्शन 2 संसद मौलिक अधिकार के किसी भी प्रावधान में संशोधन नहीं कर सकती क्योंकि वे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। ऑप्शन 3 कल्याणकारी राज्य बनाने का जनादेश संविधान के मूल ढांचे के तत्वों में से एक है। सही उत्तर आपको चूज करना है। तो अगर इसमें बात करें ऑप्शन 1 की तो ऑप्शन 1 जो है गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने फैसले में सुनाया है कि चूंकि संविधान ने संसद को सीमित संशोधन की शक्ति दी है, संसद अपनी संशोधित शक्ति के विस्तार के लिए अनुच्छेद
जिसके माध्यम से संविधान में संशोधन किया जाता है का उपयोग नहीं कर सकती, ताकि संविधान को निरस्त करने या संविधान की मूल विशेषताओं को निरस्त करने का अधिकार प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार ये ऑप्शन जो है गलत है। तो अगर इसमें सही पूछा है, जहाँ जहाँ ऑप्शन 1 होगा उसको एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 जो है गलत है, यानी संसद जो है संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है। तो इस प्रकार ये भी गलत है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 सही है, यानी केशवानंद भारती मामले में 1973 का मामला है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कल्याणकारी राज्य के निर्माण में जनादेश को संविधान के बुनियादी ढांचे की विशेषताओं में एक रूप माना है। तो इस प्रकार इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछा है? केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के निम्नलिखित में कौन सी करों की शुद्ध आय भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन 1 अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य के दौरान माल की खेप पर लगा कर। ऑप्शन 2 विनिमय के बिलों और बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क। तो इसमें आपको बताना है केंद्र और राज्य में वित्तीय संबंधों के संदर्भ में कौन सी करों की शुद्ध आय भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं है, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं है। अगर इसमें ऑप्शन 1 की बात करें, पहले करों की शुद्ध आय की बात कर लेते हैं। तो करों की शुद्ध आय जो भारत की समेकित निधि का हिस्सा नहीं है, उनमें निम्नलिखित कर और शुल्क शामिल है। यहाँ केवल कुछ करों का उल्लेख किया गया है। जैसे अगर बात करें ऑप्शन 1 की, तो अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान माल की खेप पर कर, अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य के दौरान वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर, समाचार पत्रों के अलावा। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन 1 जो है सही। ऑप्शन 2 की बात करें तो विनिमय बिल हो गए, चेक हो गए, वचन पत्र हो गए, बीमा पॉलिसी की हो गई, शेयर ट्रांसफर हो गया, अन्य स्टाम्प शुल्क हो गया। जैसे अगर बात करें कृषि भूमि के संबंध में कृषि आय हो गई, उत्तराधिकारी और संपदा शुल्क हो गया। तो ये सब भी बात जो है ये संचित निधि का हिस्सा नहीं, ये बात भी जो है सही, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या पूछा है? अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की अस्थायी समिति सदस्य के में कौन सा कथन जो है निम्नलिखित में कौन नहीं है? प्रधानमंत्री, 9 मुख्यमंत्री, 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। तो अगर परिषद की बात, काउंसिल की बात करें, उसके विचारार्थ के मामले में सतत परामर्श और प्रसंस्करण के लिए 1996 में जो है अंतर्राज्यीय परिषद की अस्थायी समिति का गठन किया गया। तो इसमें जो ऑप्शन 1 है, प्रधानमंत्री परिषद की अस्थायी समिति का सदस्य नहीं है और वह अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ये गलत है, यानी 9 मुख्यमंत्री जो होते हैं अस्थायी समिति के सदस्य हैं। ठीक है। ऑप्शन 3 की बात करें, यह भी गलत है, 5 कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के अस्थायी समिति के सदस्य हैं। ऑप्शन 4 की बात करें तो ये भी गलत है, यानी केंद्रीय गृह मंत्री मंत्रिपरिषद के अस्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार इसमें कौन नहीं है ये पूछा है, तो इसमें क्या है? सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा है? अंतर्राज्यीय काउंसिल इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही? ऑप्शन 1 कैबिनेट रैंक के 3 मंत्री अध्यक्ष द्वारा नामित राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अंतर्राज्य परिषद के अस्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। ऑप्शन 2 परिषद को सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जिसे अंतर्राज्य परिषद सचिवालय कहा जाता है। ऑप्शन 3 परिषद अंतर्राज्य, केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुद्दों पर एक सिफारिश निकाय है। तो इसमें बताना है आपको इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में इन तीनों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। अगर अध्यक्ष द्वारा नामित कैबिनेट रैंक के 5 मंत्री या राज्य मंत्री, जिसमें स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी शामिल होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के अस्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। ठीक है, ये इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, यानी परिषद को एक सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी सही है, यानी परिषद अंतर्राज्यीय, केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुद्दों पर एक सिफारिश निकाय है जो इसका उद्देश्य ऐसे मुद्दों की जांच, चर्चा, विचार विमर्श करके उनके बीच समन्वय को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी जो है सही है। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। 59 क्या बचा? पूर्वोत्तर जोनल काउंसिल यानी नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल के संबंध में विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है।
तो ऑप्शन 1 दिया, इसमें सिक्किम समेत 7 पूर्वोत्तर राज्य शामिल है। ऑप्शन 2, इसे छठी अनुसूची में संशोधन कर संसद से एक अलग अधिनियम से बनाया गया है। कौन सा कथन सही है? नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल के बारे में। तो नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल के सदस्यों की बात करें, इसमें जो है असम और इसके अलावा मणिपुर, ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और इसके अलावा त्रिपुरा, ये जो है शामिल हैं, और इसके साथ सिक्किम, ठीक है। इस प्रकार जो है ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 जो है गलत है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का निर्माण संसद के एक अलग अधिनियम 1971 में जो है पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम द्वारा किया गया था। यह एक सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक, इसलिए छठी अनुसूची में कोई संशोधन नहीं किया गया है। तो इस प्रकार इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। इसमें जोनल काउंसिल के बारे में उनके सदस्यों में जोनल काउंसिल सदस्यों में शामिल होते हैं। सही उत्तर आपको चूज करना। ऑप्शन ए केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन 2 क्षेत्र में प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव, ऑप्शन 3 क्षेत्र में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक यानी डिप्टी गवर्नर की बात कर रहा है, ऑप्शन 4 क्षेत्र में प्रत्येक राज्य के विकास आयुक्त। इसमें बताना है आपको जोनल काउंसिल में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो इसमें केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय यानी जोनल काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं, और मेजबान राज्य मुख्यमंत्री जो हर साल रोटेशन द्वारा चुने जाते हैं उनका उपाध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो जोन में प्रत्येक राज्य के सरकार का मुख्य सचिव बैठकों की परिषद के सदस्य की सलाहकार के रूप में कार्य करता है, परंतु इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 सही है, यानी जोन में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करता है। साथ ही जोन के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जोन के प्रत्येक राज्य के 2 मंत्री जोनल काउंसिल के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। ऑप्शन 4 की बात करें तो ऑप्शन 4 गलत है, यानी जोन में प्रत्येक राज्य का विकास आयुक्त बैठकों में मतदान के अधिकार के बिना परिषद की सलाहकार से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार इसमें जो है 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये टारगेट पूरा हुआ। आप लोग करंट अफेयर की सीरीज जरूर देखें, इसकी PDF हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा, टेस्ट कैसा लगा, क्लासेस कैसे लग रही हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम नज़दीक है, लग जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।